मैक्सवेल्स इक्वेशंस को देख रहे थे। 4 मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं। उनको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है। इंटीग्रल फॉर्म में सॉल्व करना टफ है, डिफरेंशियल फॉर्म में सॉल्व करना इजी है। तो हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में अब सॉल्व करते हैं। वेव इक्वेशन जो है ना वो बनाने लगे हैं इन इक्वेशंस को यूटिलाइज करके। ये जो 4 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से। और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोगों ने ना फैराडे लॉ जो है ना वो नाम दिया था। बाय फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमारे पास क्या है? फैराडे लॉ होता है मैक्सवेल इक्वेशन की फॉर्म में। दैट इज डेल क्रॉस E is equal to minus partial B over partial T minus partial B over partial T। इसको इक्वेशन नंबर ना 1 का नाम हम लोग दे देते हैं। देन इतना लिखने के बाद अब हम लोग ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इसकी डेल के साथ। टेकिंग डेल ऑपरेटर के साथ दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो इक्वेशन के अप्लाई करते हैं इसके। जब दोनों तरफ डेल क्रॉस अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, और राइट साइड पे बन जाएगा डेल क्रॉस माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ये वाली इक्वेशन जो है ना वो बन जाएगी। अब इसमें जो है जो लेफ्ट साइड है ना उस साइड पे तो हम लोग एक आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी मतलब उसको प्रूव नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि प्रूव करने में भी टाइम लगेगा। हम लोग डायरेक्ट जो है ना उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अगर दो चीजों का क्रॉस डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लें तो राइट साइड पे बन जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन का पार्ट है इसको ओपन करेंगे तो डेल क्रॉस ई की जगह पे आ जाएगा डेल इनटू डेल डॉट ई। इनसाइड बन जाएगा डेल इनटू डेल डॉट ई डेल डॉट। इसके दो पार्ट्स बनेंगे ना। पहला पार्ट होगा डेल इंटू डेल डॉट ई, दूसरा पार्ट होगा माइनस डेल स्क्वायर ई। लेफ्ट साइड पे ये जो चीज गिवन है ना
जब इसको ओपन करेंगे डेल क्रॉस ई, तो इसकी जगह पे आ जाएगा डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्केयर ई। और जो राइट साइड पे पार्ट है ना, इसमें भी थोड़े से जो है ना वो हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। डेल ऑपरेटर जो है ना, सबको पता है कि डेल ऑपरेटर के अंदर भी डेरिवेटिव छुपा हुआ है और पार्शियल बाय पार्शियलिटी टाइम डेरिवेटिव है। अब असूल ये है कि डेल ऑपरेटर और टाइम डेरिवेटिव जो है ना वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अगर डेरिवेटिव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो तो फिर उनकी ना उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उनकी तरतीब, उनकी जगह जो है ना वो चेंज की जा सकती है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पार्शियल बाय पार्शियल टी और डेल जो है इनको आपस में रिप्लेस करने लगा हूँ। पार्शियल बाय पार्शियल टी बाहर लिख लेते हैं ना, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी जो है इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया और पीछे बचेगा डेल क्रॉस बी। ये जो डेल क्रॉस है ना इसको बी के साथ लिख लिया, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी हम लोगों ने बाहर जो है इसको निकाल लिया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब ये वाली जो चीज है ना, पहला फैक्टर डेल इंटू डेल डॉट ई, ये जीरो हो जाता है, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारे पास बच गई इक्वेशन माइनस डेल स्केयर ई डेल स्केयर ई लेफ्ट साइड पे ये, और राइट साइड पे आ जाएगा माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस बी। ये जो है हमारे पास बच गई, माइनस माइनस दोनों साइड्स पे मौजूद है तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल क्रॉस बी की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 जो है ये वाली इक्वेशन, इसमें से डेल क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग ने ये जो अभी इक्वेशन निकाली है ना इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे देते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका नाम था एम्पेयर्स लॉ। इक्वेशन नंबर 3 है फैराडे लॉ, और इक्वेशन नंबर 4 जो था ना इसका नाम था एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एम्पेयर्स लॉ की जो है ना वैक्यूम में शेप होगी इन वैक्यूम अगर वैक्यूम में मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी जाए तो वैक्यूम में ना करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है। ये जो जे लिखा हुआ है ना ये करंट डेंसिटी है और इसकी वैल्यू वैक्यूम के अंदर जीरो होती है। मतलब ये म्यू नॉट इंटू जे टर्म खत्म हो जाएगी वैक्यूम केस के लिए। इन वैक्यूम एम्पेयर्स लॉ बिकम्स एम्पेयर्स लॉ इज एम्पेयर्स लॉ हमारे पास बन जाता है डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू, सिंपली ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी म्यू नॉट इंटू जे, और हमारे पास बचेगा दूसरी तरफ सिर्फ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये वाली वैल्यू मैंने ना लिख ली। इस इक्वेशन को भी कोई नाम दे देते हैं क्योंकि हमने इसको बाद में यूज करना है। अब डेल क्रॉस बी की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करो, माइनस तो खत्म होगा ना दोनों तरफ से, मैं माइनस के बगैर इक्वेशन लिखूंगा। इक्वेशन बन जाएगी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल टी बाहर, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना डेल क्रॉस बी, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाला फैक्टर, क्योंकि डेल क्रॉस बी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी के इक्वल है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट्स है, तो वो हमारे पास ना बाहर पार्शियल के बाहर लिख लेंगे, पार्शियल पर पार्शियल टी के बाहर लिख लेंगे। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर चले जाएं तो पीछे एक पार्शियल पे पार्शियल टी बाहर है, एक पार्शियल पे पार्शियल टी इनसाइड है। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये साइड बन जाएगी, मैंने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को बाहर लिख लिया, और इनसाइड पे जब दो पार्शियल पे पार्शियल टी मिलेंगे तो बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर ऑफ ई। ये तो ये हमारे पास इक्वेशन हम लोग वर्क कर रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इक्वेशन जो है ना वो बना रखे हैं हम। इसको मजीद अगर मैं सिर्फ दो इसमें तो तीन जो है ना वो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो अगर दो फैक्टर्स में मैं कन्वर्ट करूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि, चले मैं ना ये इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, पार्शियल स्क्वायर ई ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई। आई गेस कि आप लोगों को जो है ना स्टेप की समझ आ गई होगी। क्या किया गया है, सिंपली मैंने ना ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड किया तो ये बन गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया ना बन गया 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई और पार्शियल स्क्वायर और ई और पार्शियल टी का स्क्वायर, साथ ही मैंने साइड्स भी इक्वेशन की जो है ना वो चेंज कर ली है। ले जी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है ना ये इक्वेशन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन, वेयर इसमें जो है ना ये जो फैक्टर है ना 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फैक्टर सी स्क्वायर के इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। वैल्यू पुट नहीं करेंगे वैसे जो है ना वो मैंने बताया। एंड और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना हम लोग, एंड सोल्यूशन, जो इक्वेशन बना पहले हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है ना इक्वेशन नंबर 5 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 5 को तो उसका सोल्यूशन जो है मैं सिर्फ सोल्यूशन लिखूंगा, आंसर हम सॉल्व नहीं कर रहे, बिकॉज सॉल्व करने में भी जो है ना वो काफी टाइम लगेगा स्टेप्स इसको एक्सप्लेन करने में। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 is as, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर हो रहा है वो हमारे पास बन जाएगा E is equal to E नॉट, E नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइनोसाइडल इक्वेशन ना हमारे पास बन जाती है। हमने क्या किया, मैक्सवेल्स की इक्वेशन लिखी, फिर मैक्सवेल्स की इक्वेशन को सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 5, और कहा कि इसमें 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ना
इसकी वैल्यू सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर की इक्वल होती है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी जो है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करके ई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो साइनोसॉइडल फॉर्म में आ जाती है। ई की वैल्यू निकलती है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। जो स्टेप हम लोगों ने किए हैं ना, इससे मिलते जुलते स्टेप करके नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना वो इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट लिया था ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं, एम्पियर्स लॉ से। एज एम्पियर्स लॉ, एज वैक्यूम की फॉर्म में जो है ना वो लिखेंगे एज एम्पियर्स लॉ इन वैक्यूम। वैक्यूम में एम्पियर्स लॉ की क्या फॉर्म थी? डेल क्रॉस बी म्यू नॉट इंटू जे वाला फैक्टर तो खत्म हो गया ना, सिर्फ बच गया था दूसरी तरफ फैक्टर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये अब इस इक्वेशन के ना दोनों तरफ अगेन डेल क्रॉस ले लेते हैं। जिस तरह से पहले हम लोगों ने पहले फैराडे लॉ लिखा ना, फिर फैराडे लॉ लिख के दोनों तरफ डेल क्रॉस जो है वो अप्लाई किया था, उसी तरीके से अभी एम्पेयर्स लॉ लिखा है और दोनों तरफ डेल क्रॉस अप्लाई कर देते हैं। टेकिंग डेल क्रॉस ऑन बोथ साइड, अगर ये वाली चीज में अप्लाई करूं तो वो इक्वेशन बन जाएगी डेल क्रॉस डेल क्रॉस बी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आ जाएगा डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। पहले की तरह इसको ओपन कर लेते हैं। जो लेफ्ट साइड है उसमें दो टर्म्स आ जाएंगी। पहली टर्म बन जाएगी डेल इंटू डेल डॉट बी माइनस दूसरी टर्म बन जाएगी वही वाली आइडेंटिटी, उसी फॉर्म में ओपन कर रहे हैं इस तरह से पहले डेल स्केयर बी इज इक्वल टू, और जो हमारे पास राइट साइड है उसमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये कांस्टेंट है, इनको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पीछे बच गया डेल क्रॉस पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। पहले की तरह ये वाली जो टर्म है ना लेफ्ट साइड पे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में भी जीरो किया था, अभी दोबारा से डेल इंटू डेल डॉट बी जो है ये जीरो कर दी हम लोगों ने। तो हमारे पास पीछे बच गया माइनस डेल स्केयर बी। लेफ्ट साइड पे ये है और राइट साइड पे ना राइट साइड पे है हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल क्रॉस पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ये वाला फैक्टर जो है ना वो आ गया। फिर पहले की तरह डेल्टा और डेल और पार्शियल जो पार्शियल और पार्शियल टी जो है ये क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों की
जगह आपस में इंटरचेंज की जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। डेल क्रॉस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बाय पार्शियल टी बाहर आ गया और बच गया डेल क्रॉस ई। इसको कौन सा नाम दें इक्वेशन को? चलें, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 5। ये सोल्यूशन वाली इक्वेशन को 6 का नाम दे दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 का। दिस इक्वेशन 7 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देते हैं। अगर हम लोग दोबारा से बैक जाएं मैक्सवेल्स इक्वेशन के पास, तो थर्ड इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। ये वैल्यू हम लोग पुट करने लगे हैं डेल क्रॉस सी की जगह पे। तो ये नेट में डेल क्रॉस सी की जगह पे वो वैल्यू पुट करते हैं। सिंस डेल क्रॉस ई जो है वो हमारे पास होती है माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के इक्वल। सो इक्वेशन 8 बिकम्स, इक्वेशन 8 का क्या बन जाएगा? इक्वेशन 8 में अगर ये वाली वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बाय पार्शियल टी, और ब्रैकेट के इनसाइड हमने वैल्यू पुट की है ना। जब ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यू पुट की जाएगी, पार्शियल का क्या बन गया, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करें डेल क्रॉस सी की तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों पार्शियल पार्शियल टी जब हम लोग आपस में कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा ये माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू, राइट साइड वाला माइनस भी ना स्टार्ट में लिख लेते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दोनों पार्शियल बाय पार्शियल टी आपस में मिलके स्क्वायर हो जाएगा। पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड का पार्शियल बाय पार्शियल टी का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर। साइड्स इंटरचेंज करते हैं। अगर साइड्स इंटरचेंज करें तो बन जाएगा लेफ्ट साइड राइट पे ले जाओ और राइट वाली साइड लेफ्ट साइड पे ले जाए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बी। फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल स्क्वायर बी ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर बी। डेल स्क्वायर बी, इसको इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दें और ये इक्वेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन। तो ये नंबर 9 जो है इसके साथ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन फॉर
मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जो हमारे पास इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन है इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके साथ मुझे लिखना चाहिए इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन, फिर जिस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा था ना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, वैसे वहां पे भी लिख लेते हैं और उसका सोल्यूशन भी लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे ही सोल्यूशन जो है ना वो निकलता है जब उसको सॉल्व करें तो। हियर 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर एंड solution for मैग्नेटिक फील्ड या इक्वेशन नंबर 9 जो है ना, जब इसको सॉल्व करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैसी ही एक इक्वेशन बन जाती है। B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सोल्यूशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जो हम लोगों ने दो इक्वेशंस पीछे निकाली है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोगों ने सोल्यूशन जो है वो भी लिख के जो है ना वो देख लिया। चैप्टर नंबर था 34। इसमें तो बुक में तो उन्होंने काफी टफ नोटेशन यूज की हुई है। ये देखें इक्वेशन नंबर, बुक पे ना उन्होंने प्रूव किया हुआ है, लेकिन प्रूफ टफ मेथड से किया गया है, मुश्किल आइडेंटिटीज यूज की गई हैं। हमने इक्वेशन नंबर 34.5 निकाल के देख ली, 34.15 और 34.16 इक्वेशन भी जो है ना वो निकाल के अभी इनको प्रूव किया है। हमने डेल्टा लिखा लेकिन उसने एक्स की फॉर्म में जो है वो लिखा हुआ है। और फिर नीचे हमने तो लिखा था ना 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट सी का स्क्वायर। हमने जब कैलकुलेशन की है तो ये लिखा था 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका अंडर रूट लेके उन्होंने जो है ना वो लिखा हुआ है। तो अंडर रूट में ये दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लें तो सी इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। फिर म्यू नॉट की वैल्यू, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 की पावर -7 टेस्ला, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। अगर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में लगाएं तो स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन बन जाती है 2.99 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कॉस की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैंने साइन की फॉर्म में जो लिखा था ये देखिए साथ लिखा भी हुआ है साइनोसाइडल मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। कुछ बुक्स में जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे निकाला है ना सोल्यूशन, इस तरह से लिखा होता है, और कुछ बुक्स में कॉस की फॉर्म में। आप जैसे मर्जी है लिख लो। कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो साथ नेगेटिव आएगा, और अगर साइन की फॉर्म में लिखते हो तो फिर वो दोनों रिजल्ट्स जो है ना वो प्लस में लिखे हुए थे। ले इक्वेशन नंबर 34.2 एग्जाम्पल जो है इसको देखते हैं।
एग्जाम्पल 34.2 वी आर गिवन विद ए साइनोसाइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी बताई गई है, गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है f इज इक्वल टू 40 मेगाहर्ट्ज। 40 मेगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10 की पावर प्लस 6, तो इसको लिखेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लस 6 हर्ट्ज। ये वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी। देन हमसे दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो टाइम पीरियड वेव का निकालना है और दूसरी वेवलेंथ निकालनी है। मुश्किल नहीं है। टाइम पीरियड का, और पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सब बच्चों को पता होगा कि क्या रिलेशन होता है, एज इनवर्स रिलेशन होता है ना। टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्स के रिलेशन जो है ना वो इक्वल होता है, टी इज इक्वल टू 1/f। ये आप लोगों ने 9th या 10th की बुक में 8 क्लास में भी पढ़ा होगा फार्मूला। अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो ये बन जाता है 1/f की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। अब ये जो 10 की पावर 6 है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 बन जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ इस तरह से सॉल्व करने के लिए 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6। जब 1 को 40 पे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। 1 डिवाइडेड बाय 40, 0.025, 0.025 10 की पावर -6, या जीरो को ना हम लोग ये इधर इधर शिफ्ट करते हैं 2.2 के 2 और 5 के दरमियान में। अगर जीरो को 2 और 5 के दरमियान में शिफ्ट करें 2.5, दो प्लेसेस इस तरफ माइनस पॉइंट को लेके गए हैं ना, तो 10 की पावर जो है वो दो मजीद माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 सेकेंड। टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड होता है। इतनी जी इतना टाइम पीरियड है उस वेव का, जिस वेव की वेव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 40 मेगाहर्ट्ज बताई गई है। लेट्स हैव अ लुक। 2.50 10 की पावर -8 सेकेंड। एक काम किया, दूसरा हम लोगों ने ना इसकी वेवलेंथ भी निकालनी है। नो, फॉर वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट की जाती है। इसके लिए वेव इक्वेशन लिखते हैं। वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा थी ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए c इज इक्वल टू एफ लैम्डा होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए e की जगह पे c लिखते हैं। c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। c की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जनरल नॉलेज के तौर पे। f की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से लैम्डा का फार्मूला क्या बनेगा, f जाके c से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा का फार्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f। वैल्यूज पुट कर दो, c डिवाइडेड बाय f में वैल्यू पुट की तो c की जगह पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही होती है ना। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 40 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज तो पुट की हैं, अब
कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। 10 की पावर 6 ऊपर जाके 10 की पावर 8 में से माइनस होगा तो 10 की पावर 2 रह जाएगा। बाकी हम लोग कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 40। 3 को 40 से डिवाइड किया तो बन गया 0.075 और 10 की पावर्स को अलग से डील करते हैं ना। जब ये 10 की पावर नीचे से 6 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 8 माइनस 6 होगा, मतलब 10 की पावर सिर्फ 2 रह जाएगी। और अगर इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 2 से 10 की पावर 2 100 होता है ना, तो ये 7.5 बन जाएगा। लैम्डा की वैल्यू बन जाएगी 7.5 मीटर। जिस वेव का जिक्र हो रखा है उसकी वेवलेंथ है हमारे पास 7.50 मीटर। इतनी वेवलेंथ जो है ना हमारे पास वेव की जो है ना वो वेवलेंथ है।